हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। पहले पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से पोर्चुगल इंडिया में आए थे और पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत में आया था उसका नाम था वास्को डी गामा इन 1498। किस तरीके से हमने देखा कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए कैप ऑफ गुड होप से किस तरीके से आप देखेंगे इंडिया में कालीकट पहुंचे थे, ठीक है। और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने सेटलमेंट करना शुरू किए थे, व्यापार करना शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने अपना जो पहला फैक्ट्री सेटअप किया था या इनका जो मेन फैक्ट्री था वो कोचीन में था। कोचीन इनका हेडक्वार्टर था, लेकिन आपको पता है कि 1530 में इन्होंने गोवा को एनेक्स कर लिया और गोवा को अपना सेंटर बना लिया था, अपनी कैपिटल बना लिया था। इनके कई सारे सेटलमेंट आपको मालाबार कोस्ट में भी देखने को मिलेंगे और कोरोमंडल कोस्ट में भी आपको पोर्चुगल्स के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। इनका एक और इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट आपको हुगली में भी देखने को मिलता है और सूरत तो था ही। अब आपको यह भी पता है कि धीरे धीरे इनकी पावर, इन्होंने लगभग 100 ईयर्स तक भारत के साथ ट्रेडिंग की है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ जाती है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स और पोर्चुगल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं ट्रेडिंग को लेकर, जिसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल पे मैंने डिस्कशन किया था जो कि ब्रिटिशर्स एंड पोर्चुगीज के बीच में होता है, जिसे हम बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं इन 1612। और उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि पोर्चुगल पावर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोर्चुगल्स वो पहले यूरोपियंस थे जो सबसे पहले इंडिया आए और सबसे बाद में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में आप देखेंगे पोर्चुगल भारत से गए थे, ठीक है। तो ये बातें हमने करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और काफी सारे PYQs भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद PDF अपलोड कर दी जाएगी। मैंने जो फर्स्ट PDF है पार्ट 1 है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम पे। सिंपली आप सर्च कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ पर लिखेंगे टेलीग्राम पे पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और इजीली जो भी PDF है आपके, जो भी मैं क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पर ले रही हूँ उसकी सारी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये जो पूरा टारगेट किया जा रहा है ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए किया जा रहा है, चाहे आप SSC रेलवे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम है, ND एग्जाम है, CUET का पेपर है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो सभी लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब पोर्चुगल के बाद हम बात करेंगे आज डच के बारे में। अच्छा, याद करो जब मैंने पहला पार्ट आपको बताया था तो यहाँ पर मैंने 2 कंट्रीज के बारे में बताया था, एक है स्पेन और एक है पोर्चुगल, ठीक है। तो यहाँ पर जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है, रेनेसा होता है, तो उसके बाद नए नए रूट को फाइंड आउट किया जाता है। उस समय तक क्या है, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी हो चुकी है और कंपास का डिस्कवरी भी किया जा चुका है। तो अब नए नए सी रूट को डिस्कवर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1492 में कोलंबस निकला था और अमेरिका पहुंच गया था, अमेरिका की डिस्कवरी करी थी। वैसे ही 1498 में आप देखते हैं कि वास्को डी गामा निकला और इंडिया पहुंचा था। यहाँ पर अब स्पेन जो है ना, स्पेन ने काफी लंबे समय तक रूल किया है किस पे, हॉलैंड पे। हॉलैंड का क्या मतलब होता है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं, ठीक है। तो हॉलैंड आप देखेंगे मतलब ये नीदरलैंड वाला एरिया हो गया और यहाँ पर बेसिकली डच लोग देखने को मिलेंगे। तो स्पेन ने काफी लंबे समय तक नीदरलैंड पे या फिर डचों पे रूल करने का काम किया था। और जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, जब वो स्पेन से सेपरेट हुए, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें ईस्ट के डायरेक्शन में जाना चाहिए और ईस्ट में जाकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ठीक है। तो पहला पर्सन जो डच था, जो कि हॉलैंड से या नीदरलैंड से निकला, और नीदरलैंड से निकलने के बाद ये सेम रास्ता जो वास्को डी गामा का रास्ता था ना, इसी रास्ते से होता हुआ कहां पे पहुंचा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो जावा सुमात्रा आइलैंड है वहां पर पहुंचा, जिसका नाम था हाउटमैन, ठीक है। क्या नाम था, हाउटमैन। वो पहला डच पर्सन है जो कि नीदरलैंड से निकल के साउथ अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इंडोनेशिया के आइलैंड जावा सुमात्रा में पहुंचा और उसके बाद ये इंडिया भी गया।
तो यहाँ पे डच लोगों ने अपने जो सबसे इनिशियल सेटलमेंट किए थे वो कहाँ पे किए थे, इंडोनेशिया में किए थे। और इनका जो ट्रेडिंग हेडक्वार्टर था डच का वो कहाँ पर था, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग हेडक्वार्टर। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना टेरिटरी को बिल्ड करना शुरू किया, नए कई सारे सेटलमेंट्स करना शुरू किए और इंडिया में भी इनके सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थे। अब यहाँ पे जनरली ये जो इंडोनेशिया वाला एरिया है ये आपको स्पाइस के लिए जाना जाता है, इसलिए इस इंडोनेशिया को हम स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। तो जनरली ये लोग क्या करते थे, इंडोनेशिया से मसालों की या स्पाइसेस की ट्रेडिंग किया करते थे। तो मसालों के लिए इंडोनेशिया था। वहीं अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं, तो टेक्सटाइल के लिए ये इंडिया पे डिपेंडेंट थे और इंडिया से मसालों के अलावा टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करते थे। डच ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिंक सेटअप की थी टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए, या टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करने वाले भी पहले कौन थे, डच थे। क्लियर है। तो इस तरीके से हाउटमैन आया और हाउटमैन ने ट्रेडिंग करना शुरू हुई, क्योंकि ये तो खबर पूरे मार्केट में थी कि वास्को डी गामा भारत गया था और वहां से स्पाइसेस को लेकर आया था, और जब उसने यूरोप मार्केट में इन मसालों को बेचा तो उसको 60 टाइम ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो सभी लोग अब यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए अब यहाँ पर डच लोगों ने सोचा कि हमको भी अपनी एक कंपनी बनाना चाहिए जो ट्रेडिंग करेगी। तो आप देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1602 में। आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हो रहा है, उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो पहली कंपनी जिसका फॉर्मेशन हुआ था, पहली यूरोपियन कंपनी जिसका फॉर्मेशन किया गया था, कौन सी थी, वो पोर्चुगीज थे। सेकेंड नंबर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, थर्ड नंबर पे डच, फोर्थ नंबर पे डेनिश एंड फिफ्थ नंबर पे फ्रांसीसीज। इस तरीके से ये सीक्वेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन होने का। लेकिन आपको ये भी पता है कि पहले पोर्चुगीज से जो भारत आए, पोर्चुगीज के बाद अगले पर्सन है डच, जो कि इंडिया आते हैं 1605 में। तो सेकंड नंबर पे डच इंडिया आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद डेनिश और लास्ट में आप देखेंगे फ्रांसीसीज भारत आए थे। ठीक है। तो भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन पोर्चुगीज थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्चुगीज थे। 1961 में बेसिकली आप देखेंगे जब गोवा लिबरेशन हुआ था ऑपरेशन विजय के बाद, तब पोर्चुगीज भारत छोड़ के गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आइए अब हम एक एक करके सेटलमेंट्स को समझेंगे कि हॉलैंड या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट क्या है, कहां पर है, कौन सी फैक्ट्री कहां पर है और किस फैक्ट्री से ये कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। डन। तो आई थिंक आपको टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस हमेशा की तरह है, पहला जो हमारी स्लाइड है, और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जैसा कि मैंने डिस्कस किया। चलिए, सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1602 में हुआ था और ये 1605 में इंडिया आते हैं। इनका जो मेनली सेंटर होता है वो इंडोनेशिया होता है, और इसके अलावा फिर इन्होंने अपना सेटलमेंट इंडिया में भी सेटअप करने शुरू किया। पहला डच पर्सन जो इंडिया आया था 1596 में, उसका नाम क्या था, तो आप देखेंगे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। तो हाउटमैन पहला डच सिटीजन है जो कि इंडिया विजिट करता है, और डच पीपल जो है वो हॉलैंड में रहते हैं, और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1602 में किया था। ठीक है। अब यहाँ पे इनको मोनोपोली भी दी गई थी कि आप जाइए ईस्ट के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ती तो आप वॉर कीजिए, आप अपने फोर्ट्स बनाइए, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कीजिए। तो ये सभी परमिशंस ऑलरेडी वो डच की गवर्नमेंट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के रखी थी कि आप जाइए और ईस्ट के साथ व्यापार कीजिए, और जो भी करना पड़े व्यापार करने के लिए आप कर सकते हो। क्लियर है। तो इन्होंने अपना जो पहला परमानेंट ट्रेड बेस बनाया था वो इंडोनेशिया में बनाया था, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम आपको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम VOC कह रहे हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी आपको डच कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है। और इनका जो प्राइमरी कंसंट्रेशन था वो आप कहाँ पे मिलेगा, ईस्ट एशिया में स्पाइस आइलैंड, आपका ये जो मलक्का वाला, जकार्ता, आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला एरिया है, ये इनका मेन सेंटर और इनके मेन सेटलमेंट्स भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो डच थे ना, ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने इंडोनेशिया पे ही ट्रेडिंग की है,
केवल इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेडिंग की है, नहीं, अगर आप देखेंगे तो ताइवान में भी इनके सेटलमेंट्स मिल जाएंगे। ताइवान के अलावा जापान में भी आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, किसके? डच के। ठीक है, हम इन सभी सेटलमेंट्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, अब इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो डच कंपनी ने अपना जो पहला सेटलमेंट या अपनी जो पहली फैक्ट्री इंडिया में सेटअप की थी, कहां पर की थी? मसूलीपट्टनम में सेटअप की थी। मसूलीपट्टनम में पहला डच सेटलमेंट हुआ था इंडिया में। इसके बाद इन्होंने कई सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बिल्ड किए थे, जैसे कि चिंसूरा, फिर आपका नागापट्टिनम, सूरत एंड मसूलीपट्टनम में। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ब्रिटिशर्स आते हैं, अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करते हैं, किलाबंदी करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो डच लोगों ने अपनी कोई भी सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने का काम नहीं किया। इनका प्राइमरी एजेंडा बिल्कुल भी फोर्टिफिकेशन करना नहीं था, किलाबंदी करना नहीं था। केवल और केवल एक ही इनका फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, वो भी पुलिकट में। ठीक है, तो डच डिड नॉट फोर्टिफाई एनी टाउनशिप एक्सेप्ट द फोर्ट ऑफ गलेरिया इन द पुलिकट। तो केवल एकमात्र इनका फोर्टिफिकेशन या एकमात्र इनका फोर्ट देखने को मिलता है, विच इज इन गलेरिया इन पुलिकट। ठीक है, और पुलिकट का ये जो सेटलमेंट था, यहाँ पे बेसिकली लोग मिंटिंग करने का काम करते थे, गोल्ड कॉइन को मिंट करते थे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पौंडीचेरी एंड पुलिकट में जो अपने सेटलमेंट्स थे, वहां पर इन्होंने मिंटिंग का काम शुरू किया था। और जो गोल्ड पगोड़ा विद द इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, मतलब लॉर्ड विष्णु, इसकी पिक्चर के साथ इन्होंने कॉइन को इशू किया था। कहां से? पुलिकट मिंट से। जो पुलिकट में इनकी कॉइन मिंटिंग प्रेस थी, वहां से इन्होंने इस गोल्ड पगोड़ा वाले कॉइन को मिंट करने का काम किया था। डन इतनी चीजें। तो जैसा कि मैंने बताया, दे फाउंडेड पुलिकट नियर मद्रास इन 1610 एंड बिल्ड अ फोर्ट देयर, फोर्ट गलेरिया। इसका नाम आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने बताया, इनके जो प्राइमरी सेटलमेंट्स थे वो इंडोनेशिया में थे, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ चुकी थी। तो इन्होंने देखा यार डच तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडोनेशिया में बड़ा अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हमें भी इंडोनेशिया जाना चाहिए और इंडोनेशिया से हमें मसालों की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स पहुंच गए इंडोनेशिया। ब्रिटिशर्स कहाँ पहुंच गए? इंडोनेशिया। ये बात डच को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पर बैटल शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एंग्लो डच बैटल कहते हैं, और आपको एंग्लो डच नेवल वॉर भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? मीनवाइल द इंग्लिश ऑल्सो सेंड देयर मर्चेंट टू द स्पाइस ट्रेड, बट द डच डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश इंटरफेरेंस ओवर देयर। तो उसके बाद क्या किया? इन्होंने एक प्लान बनाया डच ने, और जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स मर्चेंट आए हुए थे, तो ब्रिटिशर्स मर्चेंट को यहाँ पर 1623 एडी में 1623 एडी में बहुत सारे ब्रिटिश मर्चेंट को इन्होंने मार दिया। कहां पर मार दिया? आप यहाँ पे मैप में एम्बोन देख सकते हैं, AMBON, एम्बोन। तो एम्बोन जो आज प्रेजेंटली इंडोनेशिया का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, और एम्बोन में बहुत सारे ब्रिटिश मर्चेंट को 1623 में इन्होंने मार दिया, जिसे हम एम्बोन मैस्कर के नाम से, हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडोनेशिया को छोड़कर चले गए वापस इंडिया, और फिर अब ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा जो फोकस किया वो इंडिया में ही ट्रेडिंग करने में किया। ठीक है, डन इतनी चीजें। ओके, अब यहाँ पर आपने तो भगा दिया, इंडोनेशिया में आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप अपना व्यापार इंडिया में भी एक्सपांड करना चाहते हो, और इंडिया में बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स। तो अगेन अब बदला तो लेना है। आपका जो एम्बोन मैस्कर हुआ उसका बदला तो ब्रिटिशर्स आपसे लेंगे। तो अब इंडिया में डच और ब्रिटिशर्स के बीच बेसिकली फाइट स्टार्ट हो जाती है 17th सेंचुरी के आसपास। डन इतनी चीजें। अब इस फाइट को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सेटलमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इनका सेटलमेंट आपको मालाबार कोस्ट में भी देखने को मिलता है, और कोरोमंडल कोस्ट में भी आपको इनके सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। डन। अब देख पाएंगे आप यहां पर सबसे पहले सूरत में इन्होंने, ऑब्वियसली बात है, मसूलीपट्टनम के बाद कई सारे सेटलमेंट किए। सूरत में आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा 1616 में, फिर आपका बिमलीपट्टनम, करईकल, चिंसूरा, फिर आप देखेंगे बारानगर, कासिम बाजार के अलावा बारासोर, कोचीन, इन सभी जगह इन्होंने सेटअप किए थे। और इनका जो वेस्ट बंगाल में पहला सेटअप था वो पीपली में था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे सेटलमेंट्स डचों के देखने को मिलते हैं। अब डच लोग कहाँ से किस चीज की ट्रेडिंग किया करते थे? तो सबसे पहले देखते हैं यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया। तो यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया, अगर ये वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ पर इंडिगो का
मैन्युफैक्चर किया जाता था, मतलब इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, तो नील की खेती होती थी। तो इंडिगो का जो आप मैन्युफैक्चरिंग है या यहाँ की जो ट्रेडिंग है वो आप यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से कर रहे हैं। फिर सिल्क एंड टेक्सटाइल, तो आपको यहाँ पे कुछ एरिया आपको गुजरात का और कुछ एरिया आपको बंगाल का देखने को मिलेगा। तो बंगाल और गुजरात से आप सिल्क एंड टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर सोरा, सोरा सुना होगा आप लोगों ने, जिसको हम सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, बिहार से आप इसकी ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर ओपियम एंड राइस, तो ओपियम एंड राइस आपको गंगा वैली में देखने को मिलेगा, और आज भी राइस के लिए तो गंगा वैली ही जानी जाती है। तो ओपियम एंड राइस के लिए आप गंगा वैली के साथ क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने इन लोकेशन पे अपनी आउटपोस्ट सेटअप करके रखी है। डन, क्लियर हो गई इतनी चीजें। तो जैसा कि मैंने कहा, इंडिगो को जनरली एक्सपोर्ट कहां से करते थे, यमुना वैली में आपने कल्टीवेशन किया है, बिल्कुल सही बात है, और एक्सपोर्ट आप मसूलीपट्टनम से कर रहे हो। डच यूज टू ट्रेड मेनली कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, मैंने कहा ना कि मसालों के लिए इंडोनेशिया पे डिपेंड थे, जबकि इंडिया से ये टेक्सटाइल की ट्रेडिंग किया करते थे। अब जैसे कि मैंने कहा, इनके सेटलमेंट आपको मालाबार में भी और कोरोमंडल में भी देखने को मिलते हैं। तो मालाबार कोस्ट से बेसिकली ये लोग जो एक्सपोर्ट करते थे या ट्रेडिंग करते थे वो मसालों की करते थे, स्पाइसेस की करते थे, जबकि जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इन्होंने बिल्ड की थी। मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल की ट्रेडिंग आप कहां से करते हो, कोरोमंडल से करते हो। पहली डच फैक्ट्री जो बंगाल में सेटअप हुई थी उसका नाम था पीपली इन 1627, और बाद में जाके ये शिफ्ट हो गई थी बालासोर में। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट और ट्रेडिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब अलग अलग कंट्रीज के साथ भी इनकी ट्रेडिंग थी, मतलब अलग अलग कंट्रीज में भी इनके सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो मैंने बता ही दिया कि डच बंगाल फैक्ट्री 1627 में सेटअप की थी। इसके बाद हुगली में भी इसको सेटअप किया गया था, जहां से ये टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल करते थे अपनी आउटपोस्ट को, टेक्सटाइल का आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पर एम्बॉन फैक्ट्री। एम्बॉन फैक्ट्री मतलब इंडोनेशिया में हम कह सकते हैं 1605 में इन्होंने सेटअप किया था इस फैक्ट्री को फॉर स्पाइस ट्रेड, और यहां से आप देखेंगे आपकी क्लोव एंड नटमैग का यहां पर एक्सपोर्ट किया जाता था। डन। नेक्स्ट है कैप ऑफ गुड होप। अब जिस रास्ते से ये आए थे कैप ऑफ गुड होप, उसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और अपने टेरिटरी बना लिया था 1652 में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, जो कि आज के समय में साउथ अफ्रीका का पार्ट है। और बेसिकली अब क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, आपको यूरोप जाना है, वो भी इंडिया और इंडोनेशिया से, तो इतना लंबा रास्ता है, तो आप पूरा यहाँ से गुजर रहे हो, इतना लंबा आपको जाना है, तो बीच में हमें रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, रीसप्लाई की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक तरीके से ये चेक पोस्ट या आउटपोस्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था आपका कैप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट है जापान। जापान का नागासाकी। नागासाकी में आप देखेंगे दिजीमा 1641 में इन्होंने अपना सेटलमेंट किया था। दिजीमा एक आइलैंड है जो कि ऑफ कोस्ट ऑफ नागासाकी में सिचुएटेड है, और ये भी जापान के लिए इनका ट्रेडिंग पोस्ट था। फिर है आपका फॉर्मोसा। फॉर्मोसा कहां पर मिलेगा, ताइवान में मिलेगा, और इन्होंने 1624 में यहां पर भी अपने सेटलमेंट्स को किया था फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और एक डिफेंसिव आउटपोस्ट आपको देखने को मिलेगी फॉर्मोसा में। डन। तो इस तरीके से इनके कई सारे सेटलमेंट अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, हमने इनका कंक्लूजन निकाला है कि मैक्सिमम इनका जो अटेंशन था वो आपको मलाया पेनिनसुला में साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा। इन्होंने इंडोनेशिया, मलक्का, श्रीलंका में भी ट्रेडिंग की है, अपने पोस्ट तैयार किए हैं बिसाइड इंडिया के अलावा। अब इनका फॉल कैसे हुआ, इतना अच्छा तो ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन अब फॉल कैसे हुआ, जब इंडिया में ही मतलब बेसिकली इंडिया में ही इनका फॉल हुआ है। इंडोनेशिया में तो लगातार ये अपना ट्रेडिंग कर रहे थे क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे ये इंडोनेशिया में, इन्होंने ब्रिटिशर्स को और पोर्चुगल्स को भी डिफीट किया था इंडोनेशिया में। बट जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में इनका एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है केरला में जो त्रावणकोर के राजा होते हैं उनके साथ, जिनको हम राजा मार्तंड वर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका अगर आप देखोगे तो केरला वाला एरिया है साउथ इंडिया से डचों को बाहर फेंकने का काम किसने किया है, राजा मार्तंड वर्मा ने किया है, जो कि राजा थे केरला के त्रावणकोर के। तो त्रावणकोर की आर्मी और डच के बीच में क्या होता है, बैटल शुरू होती है। कब होती है बैटल, 1741 में ये बैटल होती है। इस बैटल को हम बैटल ऑफ कोलासिल के नाम से जानते हैं, और इस बैटल में डच बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और राजा मार्तंड वर्मा की जीत होती है और साउथ इंडिया से डचों को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स बदला तो लेंगे, तो यहाँ पे ब्रिटिश और डच के बीच में आपको कई सारी नेवल वॉर भी देखने को मिलती हैं इनके बीच में, 1652 से 1654 के बीच में, फिर 1665 से 1667 के बीच में एंड 1672 से 1674 के बीच में आपको नेवल वॉर देखने को मिलेंगी, जिनको हम एंग्लो डच वॉर कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैटल होती है उसे हम बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जानते हैं इन 1759। इसे हम बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं, इसे हम बैटल ऑफ बेदरा भी कहते हैं। और बैटल ऑफ बेदरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, जिसमें डच की हार होती है, ब्रिटिशर जीतते हैं और एक तरीके से इंडिया में स्पेशली डचों का डिक्लाइन हो जाता है। डन इतनी चीजें। तो डच पावर खत्म कैसे हुई? डच पावर इंडिया में बैटल ऑफ बेदरा से खत्म हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट बैटल है। तो हमने 2 बैटल अभी तक डिस्कस कर ली है, बैटल ऑफ स्वाली एंड बैटल ऑफ बेदरा। कितनी चीजें। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ। देखिएगा, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने अगर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया है और उन फैक्ट्रीज को देखने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है तो उसे हम गवर्नर कहते हैं। जैसे हमने जब पोर्चुगीज के बारे में बात की थी तो अल्बुकर्क और अल्मीडा के बारे में बात की थी, तो जो पोर्चुगल्स के सेटलमेंट्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नर को भेजा गया। पर यहाँ पर शब्द गवर्नर का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जो डच सेटलमेंट्स हैं उनको ओवरसीज करने, उनको देखने के लिए जिसे भेजा जाता है, गवर्नर नहीं है उसका नाम, उनको हम फैक्टर कहते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखना है कि फैक्टर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड पहली यूरोपियन कंपनी डच थी जो कि भारत छोड़कर गई थी। ओके, इतनी चीजें। सो डेनिश मतलब जो डेनमार्क के निवासी थे, डेनमार्क में रहते थे और वहां से ये भारत आए थे, ठीक है। जो डेनमार्क का राजा था, राजा का नाम था क्रिस्टीन फोर। क्रिस्टीन फोर ने एक कंपनी का सेटअप किया था जिसे हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। कब सेटअप किया था? 17 मार्च 1616 में। तो 17 मार्च 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है और ये लोग भारत आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जब ये भारत आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो इनका जो पहला सेटलमेंट होता है, पहला सेटलमेंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ट्रंकोबार में 1620 में इन्होंने अपना पहला सेटलमेंट किया था। और उसके बाद अगला जो इनका इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हमको इंडिया में देखने को मिलता है वो निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। निकोबार आइलैंड के अलावा आपको यहाँ पे सेरमपुर देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो सेरमपुर में इन्होंने अपना सेटलमेंट किया था 1676 में और इनका जो हेडक्वार्टर था वो बाद में सेरमपुर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेरमपुर जो है वो हेडक्वार्टर है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ पे जो इनके राजा थे क्रिस्टीन फोर, जिन्होंने डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था, तो आप देखेंगे इन्होंने मोनोपोली दी थी 12 ईयर्स की कि आप जाइए एशिया में, ईस्ट के डायरेक्शन में जाइए और आप यहाँ पर व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। और एक चार्टर साइन किया गया था इन 1660। क्लियर है। अब डेनिश फैक्ट्री उतनी ज्यादा वर्क कर नहीं पाई भारत में क्योंकि इनका एजेंडा ट्रेडिंग पे कम था, इनका एजेंडा मिशनरी वर्क पे ज्यादा था। इन्होंने कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन करना शुरू किया। तो यहां से आप देखोगे एक तरीके से जो मिशनरीज का कल्चर है वो इंडिया में शुरू हो गया था, क्योंकि इनका प्राइमरी एजेंडा अगर देखोगे तो इनका मेन फोकस ट्रेडिंग नहीं था, इनका मेन फोकस मिशनरीज आपको देखने को मिलेगा। फिर डेनिश फैक्ट्री उतनी ज्यादा फ्लरिश हो नहीं पाई इंडिया में और ऑलरेडी उन्होंने देखा कि डेनिश ने क्या देखा कि डच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, आपस में फाइट कर रहे हैं। तो डेनिस ने क्या किया था 1845 में अपनी सारी फैक्ट्रीज को बेच दिया ब्रिटिशर्स को और इंडिया से बाहर चले गए, ठीक है। इतनी चीजें। तो इनके इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आप देख सकते हैं कहां पे, तो आपका ट्रंकोबार तमिलनाडु में, सेरमपुर बंगाल में, निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इनके मिशनरी वर्क के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने एक सीरमपुर मिशन प्रेस की स्थापना की थी, सीरमपुर मिशन प्रेस इन 1799, ठीक है। तो इनका जो मेन एजेंडा था वो क्रिश्चियन लिटरेसी था, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना था। डन। तो इस तरीके से हमारा अराइवल खत्म होता है डच का और डेनिश का। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिशर्स और फिर हम फ्रांसीसीज के बारे में बात करेंगे, उनके सेटलमेंट और उनकी बैटल भी देखेंगे, ठीक है। अब बैटल का दौर शुरू हो जाएगा। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कंपनीज विद देयर फर्स्ट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर के साथ आपको मैच करना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने पुलिकट में मिंटिंग करना शुरू किया था और अपना हेडक्वार्टर या अपनी एक फैक्ट्री सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। डेनिश के बारे में अभी बात की हमने सेरमपुर में।
इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स का आपको सूरत में देखने को मिलेगा और पोर्चुगीज का आपको कोचीन में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था एंड 1605 में ये लोग भारत आए थे। क्लियर है? डन। हॉलैंड की पार्लियामेंट ने इन्हें राइट दिया था इंडिया के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करने का फॉर 21 ईयर्स, और इसमें इंक्लूड था कि आप वॉर कर सकते हैं, फोर्ट बना सकते हैं और इंडियन टेरिटरी को कॉन्कर भी कर सकते हैं। ये सब इनके चार्टर में लिखा गया था। ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, तो पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। गोवा, दमन एंड दीव वर द कॉलोनीज ऑफ, तो ये किसकी कॉलोनीज थी? तो ये पोर्चुगीज कॉलोनीज आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आइए इसको देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट? डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज या फिर वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर। तो गजपति रूलर ने डच लोगों को एक जमीन का टुकड़ा दिया था जहां पे इन्होंने ईस्ट कोस्ट में अपनी फैक्ट्री लगाई। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर सुल्तान से इन 1530। ठीक। नेक्स्ट है, The English East India Company set up a factory at Madras on a plot of land leased from the representative of Vijayanagar Empire। तो विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव ने मद्रास में एक जमीन का टुकड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर आपको पता है कि गजपति रूलर जो थे उनका रूल कहां पर था तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। तो गजपति रूलर आपको देखने को मिलेंगे कलिंगा में। कलिंगा हो गया, कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इस वाले पार्ट में इन्होंने रूल किया है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर डच को ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं थी और कोई भी यहां पे लैंड पार्सल नहीं दिया गया था। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। पूछा क्या है करेक्ट कौन सा है? तो ओनली 2 and 3 आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? किंगडम ऑफ ट्रावनकोर एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट द बैटल ऑफ कोलेसल। द फाइट एंडेड इन द legendary ट्रावनकोर विक्ट्री, सो एंडिंग डच कॉलोनी एफर्ट्स इन द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है, कोई करेक्ट नहीं है? जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगला मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करेंगे। बाय बाय।